बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पहले चैप्टर का चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है आइन। आइन के मुतल्लिक आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि आइन्स क्या होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इस बारे में पढ़ा होगा कि आइन एक ऐसी स्पीशीज़ है जो चार्ज कैरी करती है, यानी आइन इज़ दैट स्पीशीज़ which carry charge, यानी एक ऐसी स्पीशीज़ जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो या ऐसी शय जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो, उसको हम आइन कहेंगे। अब ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी चार्ज में बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव, यानी चार्ज दोनों के सामने से कोई भी टाइप का चार्ज हो सकता है किसी भी एटम के ऊपर। अब अगर तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस वाले को हम बोलेंगे कैट आइन, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उस वाले को बोला जाएगा एन आइन। सो इट्स मीन आइन की हमारे पास दो इकसाम बनेंगी, एक कैटाइन और दूसरा एनाइन। अब पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी भी एटम के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज या कैटाइन की फॉर्मेशन तब होगी जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब कोई एटम या आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, तो उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन को लॉस करना या इलेक्ट्रॉन निकाल देना या इलेक्ट्रॉन का खारिज करना, इसके लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, यानी एनर्जी देना पड़ती है। यानी हम अब क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर है, यानी हम अब उस एटम से इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं या उस एटम की न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा रहा है। सो अगर वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड है सो इसका मतलब ये हुआ जी कि जो कैटाइन की फॉर्मेशन है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैटाइन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जबकि अगर हम बात करें एनाइन की, यहाँ पर जो हम बात फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू करेंगे यूनि नेगेटिव आयन। यूनि नेगेटिव से मुराद है कि ऐसे एटम या ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज जो है वो होगा। सो ऐसे एटम में इलेक्ट्रॉन को गेन जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन को जब गेन किया जाता है, यानी उनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहां से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी। और अगर यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो एनाइन की फॉर्मेशन है, यानी यूनि नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन है, ये वाला एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो एंडो का मतलब है जी हरारत का जज़ब होना, यानी यहाँ पर हम साथ में ये भी लिख लेते हैं, यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है जी, जज़ब हो रही है, और यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है जी, एक्सोथर्मिक के अंदर एनर्जी जो है ये खारिज हो रही है, यानी एनर्जी का जज़ब होना और एनर्जी का खारिज होना। अब जैसे कि हमने ये कहा कि कैटाइन की फॉर्मेशन जो है
ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब इससे रिलेटेड जो है वो हम कुछ एग्जांपल जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। इस पेज को हम थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों की एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं कि कौन सा जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी किसके दौरान एनर्जी जो है वो जज़ब होगी और किसके दौरान एनर्जी जो है वो खारिज होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कैटायन फार्मेशन की, सो कैटायन फार्मेशन में हमने ये कहा कि एनर्जी जो है वो जज़ब होगी, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी जर्नल एटम की बात करें कि ए हमारे पास कोई जर्नल एटम है, सो इसके वैलेंस शेल से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट्स मीन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज हो गया। अब कितने पॉजिटिव चार्ज आते हैं ये डिपेंड करता है जी कि उसके वैलेंस शेल से कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज हो रहे हैं, यानी हर एटम की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी जो है वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर जो है वो बात करें सोडियम की, तो सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है, यानी सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी Na पॉजिटिव 1, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मैग्नीशियम की, सो मैग्नीशियम जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है, ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होगी जी Mg2 पॉजिटिव। सो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, सो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, सो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर सकता है। सो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे। सो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से रिलीज हो गए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करने हैं? ये हमें जो पता चलेगा जी, ये इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वहां से हमें पता चल दे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से जो है वो हमें पता चलेगा कि किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर तो वैलेंस शेल, जैसे कि सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अब साथ में ये डिपेंड ये भी करता है कि इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी है वो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी है, यानी ये अपने ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करने के लिए जो है, तो यानी ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करते हैं, यानी अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे नेक्स्ट जो है वो चैप्टर के अंदर हम इस पर डिटेल बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले में कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद होते हैं और किस तरह से उनको जो है वो लॉस किया जाता है। एनीवे, वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे मेटल्स के, वो इलेक्ट्रॉन को खारिज कर सकते हैं, यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करते हैं। जैसा कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मैग्नीशियम ने 2 किए, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज किए। सो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया और ये जो है इन्होंने कैटायन की फॉर्मेशन जो है वो की। इसी तरह अगर हम एनाइन की फॉर्मेशन की तरफ आए, पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू एनाइन, यानी एनाइन की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होगी। अभी हमने ये कहा कि एनाइन यानी यूनी नेगेटिव आयन जो है वो क्या है जी, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम ये कहें कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन अब क्या करती है जी, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करती है और हासिल करने के बाद ये बनाएगी फ्लोराइड आयन -1। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करती है और 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद ये बनाती है क्लोराइड आयन Cl-1। अब ये यूनी नेगेटिव आयन है, इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। अब एक एग्जांपल हम और कोट करते हैं, मैं उसको 2 स्टेप के अंदर जो है वो लिख लेता हूं। जैसे कि ऑक्सीजन है, पहले चले सिंगल स्टेप के अंदर हम कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो यहाँ पर थोड़ी आसानी रहे। ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकती है और 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद ये बनाती है 2 नेगेटिव आयन। अब अभी हमने ऊपर ये बात की कि जो यूनी नेगेटिव आयन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है,
जबकि ये वाला जो डाई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन है, ये वाला अगेन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर जो है वो चला जाएगा। मिसाल के तौर पर इसको मैं 2 स्टेप के अंदर कर लेता हूं। अब ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया और 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद इसने O नेगेटिव 1 बनाया। अब ये वाला जो प्रोसेस है यानी यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन है, ये कौन सा है जी? ये वाला एक्सोथर्मिक है। मैं इसको यहां पर एक्सो जो है वो हम लिख देते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जब ये वाला यूनी नेगेटिव आयन जो है यानी O नेगेटिव, अब ये मजीद 1 इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा यानी डाई नेगेटिव आयन की फॉर्म में जाएगा, O2 नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा। अब ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला अब एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसलिए हमने ऊपर लिखा कि यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो है ये एक्सोथर्मिक है। अब ये वाला एंडोथर्मिक क्यों हो गया? अब ये देखिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम ऐड करवाने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और ऑलरेडी जिस एटम के अंदर, जिस आयन के अंदर हम ऐड करवा रहे हैं, उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। सो सेम चार्जेस क्या करते हैं जी? वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इस रिपल्शन को कम करने के लिए या इस रिपल्शन को अकोमोडेट करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो उस एटम के वैलेंस शेल के अंदर जाकर जो है वो अब्सॉर्ब हो जाए। इस वजह से ये वाला जो दूसरा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना या तीसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना, ये जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो होते हैं। इस वजह से हमने ऊपर ये बात की कि जस्ट यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो ये हमारे पास है जी एनाइन। अब इसके अलावा जो है वो एनाइन जो है वो बहुत सारे जो है वो इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स भी पाए जाते हैं, जिनको हम जो है वो रेडिकल जो है वो बोलते हैं। पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ जो है वो मूव करवा लेते हैं। सो ग्रुप ऑफ एटम्स मैं इसको कह लूँ जी कि हमारे पास क्या होते हैं जी? हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद होता है। इनको हम क्या कहेंगे जी? इनको रेडिकल जो है वो बोला जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि OH नेगेटिव आयन है, ये 2 एटम्स का ग्रुप है। इसी तरह से इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। इसी तरह से सल्फेट है जी, SO4 2 नेगेटिव, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है। इसी तरह से कार्बोनेट है CO3 2 नेगेटिव। सो ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो पाया जाता है। सो ये ज़्यादा कॉमन है, जो हमारे पास नेगेटिव आयन है या रेडिकल जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है जो है वो एनाइन के हैं। जो पॉजिटिव के हैं वो हमारे पास बहुत कम पाए जाते हैं। लाइक हम मैं यहाँ पर लिखूँ तो NH4 पॉजिटिव जो है ये हमारे पास जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स यानी रेडिकल जो है वो पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन का जो है ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद है। सो इससे मिलता जुलता टॉपिक साथ में हमारे पास है जी मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन अब क्या है जी? ऊपर जैसे कि हमने एटम की डेफिनेशन की, अगर मैं पेज को थोड़ा जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाऊं, हमने आयन की डेफिनेशन देखी और हमने ये कहा कि आयन एक ऐसी चीज़ है या ऐसी स्पीशीज है जो क्या करती है जी, जिसके ऊपर चार्ज जो है वो मौजूद होता है। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल एक ऐसी चीज़ होगी जी, या मॉलिक्यूलर आयन एक ऐसा होगा जिसके ऊपर जो है वो चार्ज मौजूद होगा। अब मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, अगेन नेगेटिव भी हो सकता है। सो मॉलिक्यूल आयन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं या हम ये लिख सकते हैं जी, मॉलिक्यूल दैट कैरी चार्ज, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो है जिसके ऊपर जो है वो चार्ज मौजूद हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बोलते हैं। अब अगेन इसके ऊपर भी चार्ज जो है वो मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है और मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस वाले को हम बोलेंगे कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन, और अगर चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा तो इस वाले को बोला जाएगा जी एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स हैं जी, ये ज्यादा कसरत में पाए जाते हैं।
बकसरत जो है वो हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो पाए जाते हैं। अगेन कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो फॉर्मेशन किस तरह से होती है जी, अगेन इनकी जो अगर मैं कहूँ जी इनकी की जाती है जी आयोनाइजेशन। ये कैसे पैदा होते हैं जी, ये थ्रू आयोनाइजेशन जो है वो पैदा होते हैं, यानी इनके मॉलिक्यूल्स को भी एनर्जी जो है वो दी जाती है किसी सूरत के अंदर और वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल लिए जाते हैं। सो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो पैदा होते हैं। अब इसके जो है वो अगर हम एक्चुअल प्रोसीजर की तरफ जाएं कि ये पैदा किस तरह से किए जाते हैं, ये प्रोड्यूस किस तरह से होते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ ये हमारे पास जो है वो एक गैस मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद है, ये वाली गैस मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद है। अब इनके ऊपर फाल करवाई जाती हैं जी हाई एनर्जेटिक बीम्स। इनके ऊपर क्या फाल करवाई जाती हैं जी, हाई एनर्जेटिक बीम, यानी शुआएं जो है वो हाई एनर्जी वाली इनके ऊपर जो है वो गैस के ऊपर फाल करवाई जाती हैं, जिसके जरिए क्या होता है जी, इसकी आयोनाइजेशन जो है वो हो जाती है। यानी आयोनाइजेशन से क्या मुराद है, अगर मैं ये कहूँ ये इस मॉलिक्यूल को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, ये एक्स हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर जो है वो आकर बीम जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्ट्राइक की। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इस मॉलिक्यूल में मौजूद एक्स वाले इलेक्ट्रॉन के साथ आकर स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल लेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी ये वाला है और एक इस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकल जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास जो है वो अब क्या बनेगा जी, ये वाला जो है वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। लाइक हमारे पास मीथेन है CH4, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। इसी तरह से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए और इसी तरह से अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल लिया जाए तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो ये वाले हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बन जाएंगे। जबकि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की अगर बात की जाए तो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो हैं ये बहुत रेयर जो है वो हमें मिलते हैं। क्यों ऐसा है, इसका मैं सवाल का जवाब जो है वो आसान से लफ्ज़ों में अगर मैं ये देना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि जो मॉलिक्यूल होते हैं इनमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। सो अगर हम इनमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहेंगे तो ऑलरेडी प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिपल्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी के साथ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। इस वजह से एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बहुत कम हमें मिलते हैं या ना होने के बराबर जो है वो हमें मिलते हैं। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल बात की आयंस की कि आयंस हमारे पास क्या होते हैं, आयंस की टाइप्स क्या हैं, आयन जो है वो इनकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होगी। इसके अलावा हमने बात की मॉलिक्यूलर आयन की पे। सो इसमें से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा लेक्चर के बारे में आप हमें आरा भी दे सकते हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी जो है वो किस तरह से की जा सकती है। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट तक जो है वो ये भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इस लेक्चर से या इस हमारे काम से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।